अब है सिमिलर फिगर्स। तुम सिमिलर फिगर्स किसको कहोगे? इसके क्राइटेरिया है। इन्होंने स्टार्टिंग में सिर्फ एक वर्ड सिमिलर फिगर्स बता दिया और तुम्हें क्राइटेरिया नहीं बताया। तो या वो क्राइटेरिया ये रही। तुम किस फिगर्स को सिमिलर कहोगे? जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, सिर्फ उनको हम सिमिलर फिगर्स कहेंगे। तुम कहोगे इसका मतलब क्या है? सपोज मैंने दो ट्राइंगल्स दे दिए। मैंने एक ट्राइंगल दे दिया जिसके एंगल्स है 60, 40 और यहाँ पे है 80। और इसके एंगल्स मैंने दे दिए 20, 30 और यहाँ पे मैंने इसका एंगल दे दिया 130। ठीक है। वैसे ये ऑब्ट्यूज है, गलत ट्राइंगल है। शेप पे मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल्स तुम्हारे सिमिलर नहीं है, क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन क्या कहती है, तुम्हारे सारे एंगल सेम होने चाहिए, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। यहाँ पे तुम देख रहे हो वैसे ही एंगल्स की वैल्यू अलग अलग है, कोई भी इक्वल दिख ही नहीं रहे हमें। तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हम इनको नहीं कहेंगे। अब अगर हम एंगल्स पे आ गए, सपोज मैंने एंगल सेम कर दिया है, इसको भी 40 कर दिया, इसको 60 कर दिया, इसको 80 कर दिया मैंने। ठीक है। अब मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ, ए बी सी और पी क्यू आर। अब मैंने इनकी साइड्स की वैल्यूज दे दी। ये 5 दे दिया, ये 10 दे दिया, ये 15 दे दिया, ये 2 दे दिया, यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ पे 8 दे दिया। तुम्हें इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करना होता है कि सबका रेशियो सेम आना चाहिए। ये तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा कुछ रूल नहीं है कि क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। तुम्हें खुद उसको देखना है कि कौन से तुम्हारे एंगल्स, मतलब कौन सी साइड्स हैं जिनको तुम डिवाइड कर करके तुम्हारा सेम रेशियो आएगा। तो जैसे मैं 2 को 10 से डिवाइड करूँ, 1/5 आ रहा है, और किसी का 1/5 नहीं आ रहा है। तो तुम देख रहे हो कि भले एंगल्स इक्वल है बट कोई भी साइड प्रोपोर्शन में नहीं है, सारी साइड्स हमारी इक्वल नहीं आ रही प्रोपोर्शन में, स्टिल ये दोनों ट्राइंगल्स तुम्हारे सिमिलर नहीं है। तो तुम कहोगे सिमिलर कौन से हैं? जिनकी जो साइड्स है वो भी प्रोपोर्शन में आने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, साइड्स तुम्हें खुद प्रोपोर्शन ढूंढना है। अगर मैं ए बी को ले रही हूँ, मुझे दिख रहा है मैं 3 को 12 से डिवाइड करूँ तो क्या आ रहा है मेरा आंसर? 1/4 आ रहा है। फिर मैंने बी सी अपॉन पी आर लिया तो भी मेरा आंसर कितना आ रहा है? तुम्हें खुद ढूंढना है, कोई बताएगा नहीं तुम्हें। बस ऐसे नंबर्स, ऐसी दो साइड्स प्रोपोर्शन में लेना है कि जिनका रेशो कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और ए सी अपॉन पी आर लोगे तो कितना आया? 6 अपॉन, सॉरी, ए सी अपॉन पी क्यू लिया तो कितना है? 6/24। क्या सबकी साइड्स प्रोपोर्शन में आई? 1/4, 1/4, 1/4 आई। तो ऑब्वियसली तुम्हारे ये ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो इनके एंगल्स कंपलसरी इक्वल आएंगे। जैसे अगर एंगल ए है तो इसका 60 वैल्यू है, तो यहाँ पे भी 60 आएगी। फिर इसकी वैल्यू 40 है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे तुम कहोगे कैसे पता है आपको यही 60 और यही 60 आएगा? रैंडमली नहीं चलता है। तुम्हें इनके बीच का ही एंगल लेना है। जैसे ए बी और ए सी के बीच में, ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन था यहाँ पे? ये देखो ना, ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन था? क्यू आर था। ए सी का करस्पॉन्डिंग कौन है? ये है। तो इन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए। तो कौन सा एंगल? ये 60 आएगा। समझ में आ रहा है? ये 60 नहीं चलेगा। फिर मुझे 40 लिखना है। 40 तुम्हारे किसके बीच का है? एसी के बीच का है और तुम्हारे बीसी का बीच का है। तो हमारा एसी तो यहाँ पे आ रहा है। एसी किसके साथ करस्पॉन्डिंग है? पी क्यू के साथ। और बीसी किसके साथ करस्पॉन्डिंग है? पी आर के साथ। तो तुम्हारा ये एंगल कितना आएगा? 40 आएगा। अब ये 60 + 40 100 हो गया, तो कंपलसरी ये वाला बचा हुआ तीसरा क्या आएगा? 80 ही आएगा। बोलो श्रव्या। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या डिफरेंस? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, क्योंकि उनके जो एंगल्स है वो इक्वल है ना, इसलिए। जैसे तुमने अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स लिए, उनकी साइड्स अलग है बट उनके एंगल्स इक्वल है, तो ऐसे इसको हम क्या कहेंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स कहेंगे। तो इसलिए इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, देखो। ये ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। अगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दिए जा रहे हैं तो कंपलसरी वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बट हर सिमिलर फिगर तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहलाया जाएगा। वाइस वर्सा नहीं चल रहा है। ठीक है। तो अगर मैंने तुम्हें दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स दे दी, मैंने कहा है कि सबका एंगल 60 60, तुम्हें पता है इक्विलैटरल में 60 ही आएगा, और मैंने इसकी सारे साइड्स 4 4 4 दे दी और इसकी साइड सारी 10 10 दे दी, तो तुम क्या देख रहे हो? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम आ रहा है और एंगल्स भी सेम आ रहा है। तो डेफिनेटली ये कैसे फिगर्स होंगे तुम्हारे? सिमिलर फिगर्स होंगे। जैसे यहाँ पे देखो,
ये क्वेश्चन तुम्हारे इस साल बोर्ड में आया था। तुम्हें रैंडमली चेक करना है, तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है रूट 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 के साथ कैंसिल होगा, तो मैं इसका इसके साथ रेशो लूंगी। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आया, हाफ। अब तुम्हें देखना और हाफ किसके साथ आएगा, इसका इसका हाफ आएगा, और रिमेनिंग का तो ऑब्वियसली हाफ आना ही चाहिए ऐसे। तो तुम्हें खुद ही चेक करना है कि किसके साथ सेम सेम रेशो बन रहा है। वो कोई नहीं बताएगा तुम्हें कि किसके साथ तो सेम रेशो बन रहा है। हाँ, ये तो जैसे अब यहाँ पे हो गया, ये 80 60 हो गया, 140 हो गया, तो एंगल पी कितना आ गया तुम्हारा, 40। अब जैसे मैंने बताया तुम्हें, यहाँ पे एंगल सी मांगा है। एंगल सी किसके बीच का रेशियो है, एसी और बीसी। तो एसी और बीसी के बीच में, मतलब यहाँ पे जो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है, उसमें जो बीच में एंगल आ रहा है वही उसका है। तो ऑब्वियसली सी कितना होगा तुम्हारा, 40 होगा। क्यों, क्योंकि इन्हीं के बीच, मैंने बताया ना कैसे पहचानना है। ये तुम्हें मेहनत करनी है कि भैया कौन सी साइड्स प्रोपोर्शन बना रही है, और उनके एंगल्स, एंगल्स कैसे ढूंढने मैंने बता दिया ना, ऐसे लाइन मार लिया करो ना। अब इसका बीच का एंगल है, तो इन्हीं के बीच का एंगल ये इसके साथ इक्वल है। बोलो श्रव्या। दो ट्राइंगल्स हैं, उनके हमने साइड के रेशियो निकाले, वो इक्वल है, तो उनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे। हाँ, एंगल्स तो कंपलसरी इक्वल होंगे। एंड अगर अगर तुम्हारी, एंगल्स इक्वल अगर, है हाँ, तो फिर साइड्स का रेशियो सिमिलर, लाइक सेम आएगा। हाँ वो भी आएगा। ठीक है। क्यों आएगा वो फिर मैं थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ाऊंगी ना, हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे। अगर मेरे एंगल्स इक्वल है तो डेफिनेटली ट्राइंगल सिमिलर ही है। मैं ये लिखूंगी ना कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। अगर मैंने ए से दिखाया, मतलब दो एंगल से अगर मैंने ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाया, तो डेफिनेटली इनकी साइड्स प्रोपोर्शन आएगी ही आएगी। सेम वे अगर मैं ट्रिपल ए के बजाय मैंने ट्रिपल एस से दिखा दिया, मतलब तीनों रेशियो सेम दिखा दिए, तो कंपलसरी इनके एंगल्स इक्वल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मतलब दोनों क्राइटेरियाज ना ये वाइस वर्सा है, अगर तुमने एक सेटिस्फाई कर दी तो दूसरी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है सबको, यहाँ तक हो गया। अब ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्यों, क्योंकि उनके एंगल सेम है। हमेशा 360 बनता है, 360 से कम ज्यादा कभी नहीं बनेगा। ऑल स्क्वायर्स आर कैसे, सिमिलर। साइड चेंज कर दी तो कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो शेप्स की बात हो रही है, दो स्क्वायर्स हमेशा इक्वल साइड होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, ऑल स्क्वायर शुड बी सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब हम दोनों की साइड सेम दे रहे हैं। अगर दोनों की साइड अलग अलग दे दी तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, बट उसके एंगल्स कंपलसरी क्या होंगे, 90 90 90 होंगे। ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्यों, क्योंकि उसके हर एक एंगल्स इक्वल है, 60 60 60। साइड कुछ भी हो सकता है, आइसोसेलेस में ऐसा कोई एंगल फिक्स नहीं है हमारे पास। और टू पॉलीगॉन्स को कब सिमिलर कहोगे, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और साइड्स आर प्रोपोर्शन। साइड्स कभी इक्वल नहीं आएंगी इस चैप्टर में, मैं पहले बता रही हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे तुम लिखोगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ऐसे कुछ नहीं आएगा, याद रखना है। इसमें हमेशा रेशो आएगा, ये चैप्टर रेशो का है। 9th स्टैंडर्ड में जो तुमने ट्राइंगल्स पढ़ा था टोटल डिफरेंट है उससे, टोटल कुछ हम 9th का काम नहीं करेंगे यहाँ पे। एक दो क्वेश्चन है जिसमें हम ऑलरेडी वो बता देते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बस हम सीपीसीटी लगाएंगे उसका। बट 9th का कोई कंसेप्ट नहीं चलेगा, मैं पहले बता रही हूँ, टोटल नया चैप्टर है तुम्हारे लिए। अब क्वेश्चन 2 है, क्यू टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो सर्कल दे दो, इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, इनमें से कुछ भी लिख दो। ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या आएगा, रेक्टेंगल भी चल जाएगा उसमें। और नॉन सिमिलर फिगर्स में अलग अलग फिगर्स के शेप बता दो, जैसे नीचे बता रखा है ना, रोम्बस एंड स्क्वायर लिख दो। रोम्बस और स्क्वायर कभी सिमिलर नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें दो डिफरेंट शेप्स कहे हैं, पी क्यू आर एस और डी सी ए बी। अगर तुम इनका रेशियोज लोगे ना, तो हर जगह तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। जैसे अगर हम पी क्यू को ले ए बी के नीचे, तो यहाँ पे 1.5/3 आके ये 15/30 होके हाफ आएगा। तो हर एक साइड का रेशो हाफ हाफ आ रहा है, बट इनके एंगल्स इक्वल नहीं है। याद रखना है, रोम्बस ये टेढ़ा है, तो इसका एंगल कभी 90 हो ही नहीं सकता है। अगर रोम्बस में एंगल्स 90 हो गए तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, वो रोम्बस रह ही नहीं सकता। तो इसलिए इसके एंगल्स कभी भी 90 से लेस देन होंगे, कभी भी 90 या 90 से अबव होंगे, 90 नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए दोनों के एंगल्स इक्वली नहीं है, इसलिए ये दोनों फिगर्स आर नॉट सिमिलर। हम कहेंगे पी क्यू आर एस, एक बार मेरे को कंप्लीट कर ले दो, पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी आर नॉट सिमिलर। अगर तुम्हें एग्जाम इन्होंने पूछा नहीं है वाई, अगर पूछा है तो तुम लिखोगे ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, मतलब इनके एंगल्स इक्वल नहीं, ऑल एंगल्स आर बोथ बोथ फिगर्स एंगल्स आर नॉट इक्वल, ऐसे लिखोगे, आर नॉट सिमिलर।
एंगल्स नहीं, फिगर्स आर नॉट सिमिलर। और रीजनिंग किसी ने पूछी तो रीजनिंग में क्या लिखोगे कि एंगल्स आर बोथ फिगर्स एंगल्स आर नॉट इक्वल। एक के 90 90, दूसरे के 90 पॉसिबल ही नहीं, कुछ भी कर लो कभी 90 आ ही नहीं सकता उसके। बोलो अनवी। एक सेकंड रुको। क्वेश्चन नंबर 2 में सिमिलर फिगर्स के लिए एग्जांपल्स पूछे, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में कितने है? रेक्टेंगल और स्क्वायर। नहीं, क्योंकि उनका ना रेशियो प्रोपोर्शन में आएगा ही नहीं। क्योंकि रेक्टेंगल में क्या है कि जैसे मैंने ये 10, ये 5 ये 10 दे दिया, और स्क्वायर में सारी वैल्यूज मैंने 4 4 दे दी, तो दो तो प्रोपोर्शन में आएगी, दो नहीं आएगी ना प्रोपोर्शन में। भले एंगल्स इक्वल है, बट तुम्हारे रेशियोज प्रोपोर्शन में नहीं आए ना। मतलब याद रखना है दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। जब हम थर्ड एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, अगर मैंने किसी एक क्राइटेरिया से सेटिस्फाई कर दिया तो दूसरा अपने आप उसका बनेगा ही बनेगा। पर जैसे अभी इसने एग्जांपल लिया, ये कह तो सही रही है कि दोनों के एंगल्स 90 है, रेक्टेंगल में भी तुम्हारे सारे एंगल्स 90 है, स्क्वायर में भी सारे 90 है, तो क्या ये सिमिलर फिगर्स हो गए? नहीं, साइड प्रोपोर्शन नहीं है ना, क्राइटेरिया दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए तुम्हारी। तो सबको कंडीशन समझ में आ गई। अब दो ट्राइंगल्स कब कब सिमिलर होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, जिसको हम प्रोपोर्शन वर्ड यूज करते हैं। एंड नोट दैट इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ अनवी। The ratio of any two corresponding side into equiangular triangle is always same। ये कह रहे हैं कि बाई चांस मैंने दो ट्राइंगल्स दे दिए और दो ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल दे दिए, मैंने कह दिया ये 80 है ये 60 है, और इसका ये 80 और ये 60 कह दिया। तुम्हें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से ये रिमेनिंग जो भी आएगा वो भी इसका सेम ही आएगा। तो ये दो ट्राइंगल्स के जो भी ये दो साइड्स का रेशियो है ना, ये प्रोपोर्शन आएगा ही आएगा। अगर तुम्हारा ट्राइंगल इक्वी एंगुलर है तो वो कह रहा है कि कंपलसरी उसकी साइड्स क्या आएंगी? प्रोपोर्शन में आएंगी। हाँ, दो एंगल्स इक्वल है, दो ट्राइंगल्स है और दो एंगल्स इक्वल है उनके। ठीक है, वही आ गया ना, क्राइटेरिया आ गया। मतलब जब तुम थर्ड एक्सरसाइज, मैं इस चीज को ना जब मैं थर्ड एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी तब मैं समझाती हूँ कि तुम लोगों को अभी ना, जैसे मैं बोल दूंगी ये दोनों ट्राइंगल्स ए सिमिलैरिटी से सिमिलर है, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा व्हाट इज ए। तो मैं अभी इतना क्लियर नहीं होगा। जब मैं थर्ड पे चली जाऊंगी फिर मैं तुम्हें एक बार ये वापस से स्टार्टिंग जो मैं बोल रही हूँ ना, ये एक बार रिपीट करूंगी मैं, तब तुम लोगों को थोड़ा क्लियर होगा। क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका कोई लेना देना नहीं है हमें, फर्स्ट इन द सेंस सेकंड, अब हम सेकंड पे जा रहे हैं, तो उसमें इनका कुछ लेना देना नहीं है। यही थे बस जो भी करे हमने। अब आता है कि हमारे पास एक थ्योरम है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, दोनों नाम इसको दिए गए हैं। वैसे तो पेपर में अगर वो बोलेंगे तो यही बोलेंगे, थेल्स थ्योरम मैंने कम देखा है वर्ड यूज करते हुए, बट तुम्हारे स्कूल की टीचर कर ले तो अलग बात है। ठीक है। अब व्हाट इज स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? अब ये क्या कह रहे हैं, पहले स्टेटमेंट का मतलब समझो। याद रखना है तुम्हें, ये स्टेटमेंट को लर्न करना है। लर्न द स्टेटमेंट। जैसे इस साल क्या हुआ, इसका प्रूफ नहीं मांगा, बस ये स्टेटमेंट मांग ली उन्होंने। ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक ट्राइंगल है, पहले यहाँ पे समझ लो, मैं लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगी। यहाँ पे देखो, ये ट्राइंगल है। ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने इस ट्राइंगल को नाम दे दिया ए बी सी। अब मैंने बीसी को एक पैरेलल साइड ड्रॉ कर दी पी क्यू। ये कह रहे हैं जब भी एक पैरेलल लाइन, मतलब एक पैरेलल लाइन हमने जो ड्रॉ करी है और वो बेस को पैरेलल है अगर हमेशा, तो इनका कहना है जो ये पार्टीशन हो रहा है ना तुम्हारे यहाँ पे साइड्स का, ये साइड का रेशियो इक्वल होगा। मतलब कि हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए सी, ये बीपीटी है। तो अगर मैं कहीं पे भी पीपीटी लगा रही हूँ तो तुम्हें याद रखना है उसमें एक कंडीशन कंपलसरी होनी चाहिए कि तुम्हारा जो बीच की लाइन है और बेस है ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी मैं बीपीटी नहीं लगा सकती। तो मैं गिवन में यहाँ पे क्या लिखूंगी? इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये मुझे गिवन है। ठीक है। और प्रूफ मुझे क्या करना है? ये साइड्स करनी है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमें यहाँ पे इनकी हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना मैं क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे।
बोलो श्रव्या। एम। मैम प्रूव में ए क्यू अपॉन क्यू सी नहीं होना चाहिए? ओ मैंने गलती क्यू सी आएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने हाइट ड्रॉ करी है क्यू एम, और मैंने यहाँ से अगेन हाइट ड्रॉ करी है एन। ठीक है, तो हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, join PC एंड BQ। इनको हमने ज्वाइन कर दिया है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया मैंने क्या करा है? अब आते हैं हम प्रूफ पे। नहीं, मैं टाइम दूंगी, पहले सुन लो फिर समझ में नहीं आएगा ना। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाना है। पहले तुम निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। तुम्हें पता है ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री है तो हमेशा फॉर्मूला क्या लगता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगता है। हाफ एज इट इज। अब इसका बेस क्या है, तुम कहोगे मैम दो हाइट दो बेस है, तो तुम्हें एक बार ये बेस और ये हाइट लेनी, मतलब मैंने अगर AP को बेस चूज करा है तो मेरी हाइट क्या होगी, QM होगी। ये समझ में आया? इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। अगेन हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। अगेन तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा बेस इंटू हाइट। अगेन इसमें अब बेस कौन सी लोगे, AQ को लोगे, तो इसका हाइट क्या आएगा, PN आएगा। यहां तक समझ में आ गया? अब नीचे वाले ट्राइंगल को लो, PBQ। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ। तो ये क्या आएगा, हाफ इंटू बेस। अब इसका बेस तुम क्या लोगे, PB लोगे इसका बेस। PC हाइट नहीं है, PC कुछ भी नहीं है, साइड है बस। कहाँ लिया है मैंने PC? वही तो मैं बता रही हूँ, आप बताओगे ना। ये जो मेरा ट्राइंगल है ये वाला, ये, ठीक है, ये ट्राइंगल है, तुम्हें दिख रहा है ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूस है। याद रखना है ऑब्ट्यूस ट्राइंगल की जो हाइट होती है ना, वो हमेशा कहाँ होती है, ट्राइंगल के बाहर होती है, वो कभी ट्राइंगल में नहीं आएगी। अगर मैंने एक ऑब्ट्यूस ट्राइंगल ड्रॉ करा, ये ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है मेरा, इसकी हाइट इसके अंदर कभी आएगी नहीं, इसकी हाइट कहाँ आएगी, ऐसे बाहर आएगी। तो ये ट्राइंगल मेरा ऑब्ट्यूस है, तुम्हें दिख रहा है QPB ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसकी हाइट कौन सी कंसिडर होगी, जो बाहर है, तो इसकी हाइट कौन बनेगी, QM बनेगी। समझ में आया सबको? QM। ऐसे ही जब तुम दूसरा ट्राइंगल लोगे, कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ, तो इसमें बेस क्या लोगे, QC लोगे, और उसकी हाइट अगेन बाहर बन रही है, कौन बन रही है, PN बन रही है। तो याद रखना है ऑब्ट्यूस ट्राइंगल की हाइट कभी भी ट्राइंगल के अंदर नहीं होती है, वो ट्राइंगल के बाहर होती है। अब बस तुम्हें टीचर को लिखना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3 एंड 2/4। अब बस हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 में क्या है मेरा, 1 में है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन ट्राइंगल 3 में क्या है मेरा, PBQ। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू AP इंटू QM, और नीचे आ जाएगा हाफ इंटू PB इंटू QM। तुम देख रहे हो QM QM हाफ हाफ कैंसिल हो गया, और क्या आ गया, AP अपॉन PB आ गया। इसको मैं इक्वेशन 5 कहूंगी। मैं पहले ही बता दूं, देखो जो क्लास 9th में मेरे से पढ़ चुके हैं उनको पता है मैं बहुत सिस्टमेटिकली लिख के देती हूँ। मैं कोई शॉर्टकट नहीं मारूंगी, मैं गिवन टू प्रूफ सब कुछ लिख के दूंगी, सेम वे तुम्हें लिखना है। अब हम अगेन डिवाइड करेंगे 2 को 4 से, तो 2 में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ। तो इसकी हाइट हाफ इंटू AQ इंटू PN आएगा, और इसका आएगा हाफ इंटू QC इंटू PN। हाँ, अब यहाँ पे क्या आएगा, AC अपॉन QC आएगा। इसको मैं इक्वेशन 6 कहूंगी। अब क्लास 9th में ना एक चैप्टर था जो कि डिलीट हो चुका है, कोरोना के बाद से वो चैप्टर रहा नहीं है। उस चैप्टर में वो क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे दो ट्राइंगल्स है, इफ दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो उनका एरिया अपने आप इक्वल हो जाता है। मतलब कि क्या, ये जो ट्राइंगल है BPQ और PCQ, क्या ये सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, दोनों का बेस क्या है, PQ,
ये कॉमन बेस है, दोनों किस पे आ रहे हैं, पी क्यू पे लाई कर रहे हैं। दोनों में तुम्हें बस ये देखना है कि लेटर कौन सा सेम है। तो दोनों ट्राइंगल्स में पी क्यू सेम है, तो ये इनका बेस हो गया। एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, क्या है उनकी सेम पैरेलल लाइन, पी क्यू और बीसी के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों का एरिया अपने आप इक्वल हो जाता है। ये तुम्हें अगर वो चैप्टर डिलीट नहीं होता तो उसमें ये थ्योरम पढ़ते हैं। तो बस अब तुम्हें उसको लिखना है। हम कहेंगे ट्राइंगल बी पी क्यू एंड ट्राइंगल पी सी क्यू lies on same base PQ and between same parallel lines PQ and BC. Therefore, area of triangle PBQ is equals to area of triangle PQC. और इसको मैं कहूंगी इक्वेशन 7। अब तुम टीचर को लिखोगे फ्रॉम 5, 6 एंड 7। तुम्हें दिख रहा है न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम था, अब डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इनका राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और हम डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC एंड हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया। ये तुम्हारे पेपर में चांसेस है कि फर्स्ट हाफ ईयरली में ये सीधा 5 मार्क का तुमसे थ्योरम ही पूछ ले। चांसेस कह रही हूँ मैं, गारंटी नहीं दे रही हूँ। समझ में आ गया। तो इसका स्टेटमेंट भी लिखोगे जैसा मैंने लिखा है, सारा वैसे लिखोगे। मैम, बोलो। प्रूफ में हम कौन से, प्रूफ में जो सेकंड ट्राइंगल है वो कौन सा है, एपीक्यू वापस है जिसका हाँ मेरी दो, हाँ ये 2 बार एपीक्यू है ना, क्योंकि हमारे पास 2 बेस 2 हाइट है इस ट्राइंगल में। तो अच्छा, तो जो पॉसिबल, पहले हाँ। हमने लेफ्ट हैंड साइड का बेस लिया, लेफ्ट वाली साइड हाइट ली, फिर राइट वाला बेस लिया, राइट वाली हाइट ली। इस थ्योरम को प्रॉपरली लिख लेना, एनसीईआरटी में ढंग से सॉल्व करके नहीं दे रखा है। देखो भी, मैं अभी ना कन्वर्स का प्रूफ ना एक्चुअली सिलेबस में है नहीं। उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने के लिए कहा है और कंसेप्ट पढ़ने के लिए कहा है। लास्ट ईयर देखो सिर्फ इंद्रप्रस्थ के स्कूल में ये प्रूफ पूछा था कन्वर्स वाला, नहीं तो हर एक के स्कूल में पीपीटी ही पूछते थे। सीबीएसई ने खुद बोल रखा है नहीं पूछना है, और फिर क्यों पूछ रहे हैं पता नहीं। वही मैं कह रही हूँ ना, एक बार मैं चेक करूंगी अदर सेट में क्या है। कि इससे पहले तो कभी नहीं आया कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये देखो यहाँ पे बता रखा है उन्होंने, प्रूफ। प्रूफ का मतलब क्या है, तुम्हें इसका प्रूफ आना चाहिए। और इधर क्या लिखा है इन्होंने सेकंड में, कन्वर्स है, और क्या लिखा है, विदाउट प्रूफ। जब उन्होंने अपने करिकुलम में साफ साफ बता रखा है, तो ना तो तुम्हारे स्कूल वाले पूछ सकते हैं, ना सीबीएसई खुद पूछ सकता है। ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई ट्राइंगल है और उसके दो साइड्स प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, मतलब क्या, कि मैंने ये दिया है 4, 8 और ये दिया है 6, 12, और अगर तुम इनका प्रोपोर्शन निकालो ABCDP, अगर तुम AP अपॉन BC निकालो कितना आ रहा है, 4/8 विच इज हाफ। मैंने AP अपॉन PD निकाला कितना आया, 6/12 हाफ। अब मैं अगर ऐसा तुम्हारे ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, तो याद रखना है डेफिनेटली ये लाइंस पैरेलल होगी, ये कन्वर्स कहता है। तो हम कहेंगे देयरफॉर PP इज पैरेलल टू CD बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ऐसे लिखेंगे हम। ये तो मैंने कंसेप्ट समझाया है कि इसको लगाना कैसे है। नीचे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो तुम्हें बस चेक करने के लिए लगाएंगे कि भैया कन्वर्स ऑफ बीपीटी से चेक करके तुम्हें बस बताना है साइड्स पैरेलल है या नहीं है। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें तुम्हें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो मुझे यहाँ पे एक्स ढूंढना है, यहाँ पे मुझे वाई ढूंढना है, ठीक है। तो हम कहेंगे डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये गिवन लिखोगे तुम लोग। therefore by बीपीटी लिख सकते हो तुम, therefore by बीपीटी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब इसमें वैल्यूज डालो, AD 1.5 है, DB 3 है, AE 1 है और EC X है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये आ जाएगा X इज इक्वल्स टू 3/1.5, तो ये आ जाएगा 30/15। तो X की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो ऐसे ही तुम्हें सेकेंड पार्ट करना है, लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने लिखा है। पहले तुम्हें पैरेलल लाइन मेंशन करनी पड़ेगी, फिर बीपीटी थ्योरम लिखना पड़ेगा,
सेकेंड में तुम्हारा आंसर 2.4 आना चाहिए। समझ में आया ना? किसी को नहीं आया तो बोलोगे। क्यों, क्या नहीं समझ में आ रहा? बाय बीपीटी तुम्हारा ये आएगा। अब बस इसको सॉल्व करो ना, डेसिमल सेम है, डेसिमल प्लेसेस सेम है, तो डेसिमल्स को हटा दो। ये आएगा 18/54 इंटू 72। अब इसको सॉल्व करो। 18 वन जा 18, थ्री जा थ्री, वन जा थ्री, ओ सॉरी इसका नहीं हटेगा ना, 2 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 2.4। DE इज पैरेलल टू BC गिवन, सेम ये लाइन इधर भी आएगी, और फिर नीचे वही है। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें स्टेट वेदर ये करना है, तो अब हम कौन सा लगाएंगे? कन्वर्स लगाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, हर एक में इनका रेशियो चेक करना है। मतलब हर एक में तुम क्या करोगे, पहले PE अपॉन EQ निकालोगे, PF अपॉन FR निकालोगे। याद रखना है। कुछ बच्चे इसको ऑलरेडी आमने सामने लिख लेते, पहले से ही तुम्हें कैसे पता ये इक्वल आएंगे नहीं आएंगे? तो अलग अलग रेशियो निकालना है, मतलब दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, इनका रेशियो निकालो पहले। तो पीई की वैल्यू क्या दी है मुझे? 3.9/3। और पीएफ की वैल्यू क्या दी है? 3.6/2.4। तो ये आ जाएगा 39/30। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 13/10। और ये आ जाएगा 36/24। इसका लोएस्ट फॉर्म करोगे तो क्या आएगा? 12 3 जा 12 2 जा। तो तुम देख रहे हो अलग आया, तो मैं लिखूंगी पीई अपॉन EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ऑब्वियसली उसके बिना तुम लिख नहीं सकते। अब मैं लिखूंगी देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ऐसे लिखना है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें नहीं लिखना होता है। PE अपॉन QE, बाकी तो आ रहे हैं। थर्ड पार्ट में भी इक्वल आया होगा। आ गया ना सबका? ठीक है। 1.28 को 252.56 है, तो ये 128/256 आएगा। 128 की टेबल में टू जा आता है, तो ये वन जा, ये टू जा आ जाएगा। और 0.18/0.36 है, डेसिमल्स हटाओगे तो 18/36 विच इज हाफ। याद रखना है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डेसिमल प्लेसेस होते हैं तो वो हट जाते हैं। ठीक है, फिर वो नॉर्मल नंबर बन जाता है। अब चलो क्वेश्चन 3। गिवन में LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. Prove AM upon AB is equals to AN upon AD. अब हम आते हैं प्रूफ में। अब देखो, पहले हमें ना ये लाइंस पैरेलल बताई गई है। LM is parallel to BC, ऐसे मार्क कर लो। अब इन्हीं दो ट्राइंगल्स में हम BPT लगाएंगे। याद रखना है BPT हमेशा ट्राइंगल में लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कहेंगे ML is parallel to BC, therefore by BPT AM upon MB is equals to AL upon LC, इक्वेशन 1। ठीक है। फिर हम कहेंगे इन ट्राइंगल, अब ये वाले, अब ये दो पैरेलल है। पीपीटी कैसे लगता है पता है? जहां तुम्हारा ऊपर का पॉइंटेड होता है ना ट्राइंगल से, उससे नीचे जाना है। मतलब AN से क्या डिवाइड करोगे? ND। और वहां पे AL से किसको डिवाइड करोगे? LC। तो हम यही दूसरे ट्राइंगल में लिखेंगे, इन ट्राइंगल ANL एंड ट्राइंगल ADC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AN अपॉन ND, AL अपॉन LC। ठीक है, इक्वेशन 2।
अब यहाँ पे देखो, दोनों का एक साइड हम मोस्टली इक्वल आता है, ये दोनों का सेम है देखो। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 am अपॉन mb इज इक्वल्स टू an अपॉन nd। अब क्वेश्चन को देखो, जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो गया? नहीं हुआ। नीचे क्या चाहिए तुम्हें? ए बी चाहिए, तुम्हें पूरी साइड चाहिए यहाँ पे, और ए डी चाहिए मुझे पूरी। अब इस क्वेश्चन में याद रखना है, जब भी वो पूरी साइड मांगते हैं, इसका ये स्टैंडर्ड मेथड है और ये ऐसे ही सॉल्व होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करके ये क्या आएगा, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन। अब दोनों में +1 +1 कर दो। अब इनका एलसीएम लो तो क्या आएगा, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम। और यहाँ पे भी एलसीएम लो, क्या आएगा, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। अब फिगर में बताओ, व्हाट इज एम बी प्लस ए एम? ए बी अपॉन ए एम। और एन डी प्लस ए एन क्या है फिगर में बताओ, ए डी अपॉन ए एन। अब इसको वापस रेसिप्रोकल करो, क्योंकि मुझे जो फॉर्मेट में मांगा है वही फॉर्मेट में आंसर लाना है ना। तो वापस हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, और यही, हाँ, रेसिप्रोकल के लिए मैथ्स में कुछ नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पे हाँ, याद रखना है, मैथ्स में स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग, रेसिप्रोकल, ये सारी चीज दोनों साइड होती है, कभी भी वन साइड नहीं अप्लाई होती। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में हम लिखेंगे, गिवन DE is parallel to AC and DF is parallel to AE। प्रूफ हमें करना है BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। अब आते हैं हम प्रूफ पे। तो यहाँ पे देखो, जो पहला ट्राइंगल है, हमें DE पैरेलल टू AC बोला है। DE ये है, AC पैरेलल ये है, तो तुम्हें दिख रहा है कि पूरा ट्राइंगल ABC है। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC, देयरफॉर बाय BPT। तो BPT में क्या आएगा, BD अपॉन DA। ठीक है। और दूसरी साइड से क्या आएगा, BE, क्योंकि पैरेलल लाइन यहाँ तक है तो ये पूरा साइड आएगा BE अपॉन EC। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल है, अब इसमें देखो क्या लाइंस पैरेलल दी है, DF इज पैरेलल टू, ये DF है, और पैरेलल टू AE। जो लास्ट वाली पैरेलल लाइन है ना, उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल लेना है। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABE। फिर हम लिखेंगे DF इज पैरेलल टू AE, हमें गिवन है, देयरफॉर बाय BPT। यहाँ पे भी हम गिवन लिख देंगे, और यहाँ पे भी गिवन, इसको बाय बीपीटी फिर हम लिखेंगे। तो ट्राइंगल में देखो, तो तुम्हारा एक साइड तो यही प्रोपोर्शन आएगा, BD अपॉन DA। तो हम लिखेंगे BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू, अदर साइड में हम क्या लिखेंगे, BF अपॉन FE। और इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। अब देखो इसमें ये पार्ट इक्वल है दोनों के, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। और यही हमें दिखाना था। ठीक है। क्वेश्चन देखो, अगेन तुम्हें पैरेलल दिखाना है, तो कंपलसरी इसमें भी क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। तो अगेन तुम्हें देखो, पहले पैरेलल इन्होंने बता रखा है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो ये ए बी है, ये पी क्यू है, तो इसमें ट्राइंगल ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख पहले तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हम कहेंगे ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। फिर हमें प्रूव करना है BC इज पैरेलल टू QR। अब आते हैं प्रूफ में। तो पहला मैं इसका ट्राइंगल बनाऊंगी, तो ट्राइंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, O से, और कहाँ तक जा रहा है, OPQ तक, OPQ। अब इसमें अगेन हमारा पहला स्टेप क्या होगा, तुम पैरेलल लाइंस लिखोगे और इसको गिवन कहोगे। फिर तुम लिखोगे देयरफॉर बाय BPT। तो अब इनके कॉर्नर के रेशियोज बताओ क्या है, OB अपॉन BQ। ठीक है। और अदर साइड में जाओ तो क्या आएगा, OA अपॉन AP। ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब इस वाले लाइन पे जाओ, जो सेकेंड लाइन है, तो हम मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पे इन्होंने ए सी इज पैरेलल टू पी आर का है, तो ये ए सी है, ये पी आर है। तो अगेन ट्राइंगल ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ओ पी आर। फिर अगेन हम कहेंगे ए सी इज पैरेलल टू पी आर गिवन। ठीक है, फिर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय बीपीटी। अब इसमें बीपीटी लगाओ, एक तो यही आएगा ओ ए अपॉन एपी, और दूसरी अदर साइड में जाओ तो क्या दिख रहा है तुम्हें, ओ सी अपॉन सी आर। तो ये आ गया। अब इसमें अगेन तुम्हें दिख रहा है एक चीज तो सेम है, ये और ये, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, इनका जो रिमेनिंग है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो हम कहेंगे ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। अब ये इक्वल है तो डेफिनेटली लाइंस पैरेलल होंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी तुम्हारी लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, मतलब हमने लास्ट में क्या दिखाया, हमने ये दिखाए हैं, रेड वाला दिखाते, तो ये दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। तो इसमें लाइन कौन सी ज्वाइन हो रही है, एक तो बीसी ज्वाइन हो रही है और एक क्यू आर है जो बेस है, तो ये पैरेलल दिखा दी हमने। आकृति क्या डाउट है? मैम हमने जब हम इसकी रेशियो निकाल रहे थे तो हमने पूरा ट्राइंगल लिया था। जैसे अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो हमने पी ओ क्यू लिया था ना इसका पूरा ट्राइंगल। हाँ हाँ हाँ, और उसमें से जो इसकी पैरेलल साइड नहीं थी वो ले ली। हाँ, अच्छा ठीक है। मतलब जो ट्रायंगल पूरा लेके उसमें जो दो लाइंस पार्टीशन बना रही है ना, बस वो पार्टीशंस को लिखना है तुम्हें रेशो फॉर्म में। ठीक है। अब देखो 7 हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे जैसे गिवन में तुम लोग क्या लिखोगे कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो हमें गिवन में, जैसे मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ, तो यहाँ पे ए बी सी है और ये पी क्यू है। तो हमें बस पी मिड पॉइंट बताया गया है, क्यू नहीं बताया गया है। तो हम कहेंगे पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अभी हम कन्वर्स कर रहे हैं, पहले कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। और मुझे दिया गया है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ये दो कंडीशंस मुझे किसमें दिए गए, क्वेश्चन में। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम प्रूफ में क्या करेंगे, पैरेलल साइड दी तो ऑब्वियसली हम बीपीटी लगाएंगे। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। इसको हम कहेंगे गिवन। फिर हम कहेंगे देयरफॉर बाय बीपीटी। बीपीटी से हम लिखेंगे एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब तुम कहोगे बट AP इज इक्वल्स टू PB, क्यों, तो गिवन है, हमें ऑलरेडी बता रखा है ना ये मिड पॉइंट है इसका। तो दोनों इक्वल चीजें हैं। तो तुम AP अपॉन AP लिखो, या जिसको ये नहीं समझ में आता है इसके आगे X लिख दो और X अपॉन X लिख दो। तुम्हारी चॉइस है, दोनों में से कुछ भी एक चीज लिखोगे। आइदर AP अपॉन AP लिखो या X अपॉन X लिखो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तुम्हें जो बेटर समझ में आता है। AQ अपॉन QC। तो तुम देखोगे ये दोनों चीजें कैंसिल होके 1 आ गया तुम्हारा। फिर हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे देयर फोर ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी एंड देयर फोर क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझ में आ गया? मैम एक बार वो एक्स वाला बता दो, बाय बीबीटी के बाद वाला जो ये चीज है। मैं दोनों सेम चीज है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल है। तो मैं कह रही हूँ अच्छा इक्वल है तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है। तो बस मैंने इनके रेशो में एक्स अपॉन, मतलब एपी की वैल्यू भी एक्स डाल दी, पीबी की वैल्यू भी एक्स डाल दी। तो ये भी कैंसिल होके 1 आ गया। या तुम्हें ये समझ में आता है कि दोनों इक्वल है तो किसी एक को रिप्लेस कर दो। मतलब तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हें कौन सी अंडरस्टैंडिंग है। कि एक्स लिख के फिर तुम्हें समझ में आ रहा है कि अच्छा दोनों की वैल्यू एक्स एक्स है तो एक्स अपॉन एक्स हो गया तो 1 बन गया। या तुम्हें ये समझ में आ रहा है एपी और पीबी इक्वल है तो एक को रिप्लेस कर दो। आइदर एपी की जगह पीबी लिख दो या पीबी की जगह एपी लिख दो, तो भी कैंसिल होके 1 आ गया। और फिर क्यूसी इधर चला गया क्योंकि हमने शिफ्ट करना था। तो दोनों इक्वल हो गए और इसलिए क्यू इज मिड पॉइंट हो गया। समझ में आ गया? ओके। अब एट्थ में देखो, गिवन में तुम्हें दे रखा है कि P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है। तो हम कहेंगे P एंड Q आर मिड पॉइंट्स।
मैंने पहले गलत पढ़ लिया था। मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी प्रूव करना है। तो अब आते हैं हम प्रूफ में। तो अगेन हम यही करेंगे, हमें ऑलरेडी पैरेलल दिखाना है। तो हम कहेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब ए पी इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। तो अब अगर मैं इनका रेशियो लूं तो क्या आएगा? एक्स अपॉन एक्स आएगा, विच इज वन आएगा। इसको इक्वेशन वन कहेंगे हम। फिर हम कहेंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, हमें नहीं पता क्या वैल्यूज है, हमने अपने मन से ले लिए। अगेन तुम इन दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा? वाई अपॉन वाई इज वन। अब वन और टू में देखो दोनों की वैल्यू क्या आई है? वन के इक्वल आई है। तो हम कहेंगे फ्रॉम वन एंड टू ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। और ये तुम कह रहे हो कि दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस इक्वल है। तो हम कहेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। हमें ये प्रूव करना था। समझ में आ गया? मैम हमें वहां पर ए पी अपॉन पी बी लिखा है, हमें उसको फिर एक्स अपॉन एक्स लिखना पड़ेगा ना, हम ए पी अपॉन ए पी भी लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, वो तुम्हारी मर्जी। देखो मैंने बताया ना, किसी को डायरेक्ट ऑब्वियसली मैं पेपर में करूंगी तो मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन ये। तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं एक्स अपॉन एक्स लिखने के बजाय मैं यहाँ पे ना ए पी अपॉन ए पी लिख दूंगी। कैंसिल होके वो वन हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल चीजें हैं। तो मैंने पीबी को एपी से रिप्लेस कर दिया। तो तुम्हें जो समझ में आया, मैंने बहुत इजी तरीका करके दिया है। तो अगर तुम्हें एक्स अपॉन एक्स वाई अपॉन वाई नहीं करना है तो बस किसी एक को अदर वाले से रिप्लेस कर दो, कैंसिल होके वन हो जाएगा। ओके ठीक है? मैम। अब यहाँ पे देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ट्रेपेजियम है। और तुम्हें बताना है, प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। इसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। अब पहले ना इसको सुन लो, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन भी है। ट्रेपेजियम में याद रखना है तुम्हारा, हमेशा क्लॉकवाइज ही नामिंग नेमिंग होता है। तुम एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिख सकते। मतलब ए बी सी डी ऐसे ही नाम आएगा। किसी बच्चे ने अगर ए इधर और बी इधर लिख दिया डी की जगह तो गलत है। हमेशा याद रखना है ए बी ऊपर होता है, डी सी नीचे होता है इसका। तो हमारी दो पैरेलल साइड्स है। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी हमें मेंशन करा गया है। और इन्होंने खुद ही बताया कि इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट ओ, तो हम इनको ज्वाइन करेंगे और ओ पे इंटरसेक्ट कराएंगे यहाँ पे। अब कंस्ट्रक्शन क्या है तुम्हें खुद याद रखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कोई बताएगा नहीं तुम्हें। तो यहाँ पे तुम्हें ज्वाइन करना है इसको, तो हम लिखेंगे ई। अब हम कंस्ट्रक्शन में यही चीज लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ई ओ पैरेलल, किसी एक को पैरेलल बना दो, चाहे डीसी को बनाओ चाहे एबी को बनाओ। मैं डीसी को बना रही हूँ, ऐसा कुछ रूल नहीं है, एबी को भी बना सकते हो तुम पैरेलल। ड्रॉ ईओ पैरेलल टू डीसी, हमने ये कंस्ट्रक्शन करा है। अब प्रूफ में देखो, पहले मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगी एडीसी। इन ट्राइंगल एडीसी ईओ इज पैरेलल टू डीसी। हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन ऐसे करा है कि ये और ये आपस में पैरेलल है। तो अब तुम बीपीटी लगाओ, देयरफॉर बाय बीपीटी। तो क्या आएगा? ए से स्टार्ट करना है तो पार्टीशंस क्या आएगा? ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। इसको इक्वेशन वन कहोगे। फिर तुम्हें याद रखना है उसी का उल्टा ट्राइंगल लेना है। तो उल्टा ट्राइंगल क्या बनेगा? ए डी बी। तो मैं कहूंगी इन ट्राइंगल ए डी बी ए बी इज पैरेलल टू डी सी। और हमने डीसी किसको पैरेलल बनाया है? ईओ को। तो इसका मतलब ए बी और ईओ भी क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो अगेन बीपीटी लगाओ, देयरफॉर बाय बीपीटी। इसमें बीपीटी क्या लगेगा? डी से स्टार्ट करोगे तुम, तो यहाँ पे तुम्हारा ये आएगा ए ई, या ऐसे ऊपर से लगाना ऊपर से लगा लो, क्योंकि मैं ए से ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे इससे मैच करना है, नहीं तो फिर मेरे को रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा इसलिए। तो मैं ए से ही स्टार्ट करती हूँ।
तो ये आ जाएगा AE/ED इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दूसरे साइड से तुम्हारा क्या आएगा, BO/OD। ठीक है, इक्वेशन 2। तो तुम देख रहे हो दोनों इसमें AE/ED इक्वल है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 AO/OC इज इक्वल्स टू BO/OD। बट क्वेश्चन में देखो इनकी पोजीशन अलग है, किसकी अलग है, BO और OC की, इनकी पोजीशन एक्सचेंज करनी है। तो ये आ जाएगा AO/BO इज इक्वल्स टू OC/OD एंड हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। ठीक है, बोलो तन्वी। आपने ईओ इज वो पैरेलल टू ए बी दिखाया है DC दिखाया मैंने। नहीं नहीं, मतलब एडीबी में, ट्रायंगल एडीबी में आपने हाँ वो अपने आप ईओ हो गया ना, पैरेलल टू। EO DC को पैरेलल था, DC AB को पैरेलल था, तो EO और AB भी पैरेलल हो गया हाँ नहीं, आपस वो मेरे में। को समझ नहीं आ रहा था कि किससे हाँ, पैरेलल है, बट अब आ गया। ये दोनों आपस में पैरेलल है। अभिराज बोलो। मैम आपने जो ए बी पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ईओ लिखा है, पर हाँ, आपने डी सी ईओ को क्या पैरेलल कैसे कर दिया, डी सी तो बस, तो ईओ तो बस कंस्ट्रक्शन में दो ना, तक किया था। ये रहा ना, अच्छा। कंस्ट्रक्शन में EO और DC पैरेलल है। अच्छा ठीक है। हम्म। और मैम हम इसको अगर हम इसको इसको ए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 9th वाला। हाँ बोलो। हाँ, इसको हम ए बी से पैरेलल करें तो कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, बस ये है तो कि जब कोई तुम नीचे, तो अगर ट्राइंगल ADC लेते, तो फिर पहले तुम यहाँ पे मेंशन करते ना कि DC AB को पैरेलल हाँ, है, बस ABC को, तो हाँ। उसको दिखा देते ना। हाँ, बस उतना ही, वो इसलिए मैंने पहले ही कहा ना कि कोई ऐसा कुछ रूल नहीं कि सिर्फ DC को दिखाना है, कोई हाँ, बच्चा AB को भी दिखा सकता है पैरेलल। ठीक है। हम्म। अब देखो टेंथ, टेंथ में इसका उल्टा है। टेंथ के ना देर आर 2 मेथड्स। अभी तुम लोगों ने थर्ड एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है। इसका 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 जो सेकंड मेथड है, मतलब कि जो थर्ड एक्सरसाइज के ऊपर है, दैट इज मोर इजियर। इसका जो फर्स्ट मेथड है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जो अब हम BPT लगा के करेंगे। तो देखो कुछ की टीचर ये कहती नहीं, मैं तो BPT कह दूंगी कि इसको BPT से सॉल्व करो। वैसे आज तक कभी ये क्वेश्चन ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं कि किसी की टीचर ने कंपलसरी बोल दिया BPT से करना है। आइदर मतलब मैं इसको BPT से भी सॉल्व कर सकती हूँ, और मैं इसको AA सिमिलैरिटी से भी सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं दोनों से कर सकती हूँ, तो AA सिमिलैरिटी इज मोर इजियर देन BPT का कंडीशन है। तो अभी तो मैं BPT से समझा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गिवन में अगेन हम लिखेंगे, अब हमें ABCD इज क्वाड्रिलैटरल बोला है, तो हम कहेंगे ABCD इज क्वाड्रिलैटरल। और हमें ये गिवन है कि AO/BO इज इक्वल्स टू CO/DO। और प्रूव हमें करना है ABCD इज ट्रेपेजियम। इसका मतलब है हमें प्रूव करना है AB इज पैरेलल टू CD, ये दिखाना है हमें। तब आते हैं हम प्रूफ में, पर पहले हमें मैम इसकी डायग्राम ड्राइंग नहीं है। है ना, मैम ABCD। हम्म। हम कोरिलेटरल की सिर्फ यही प्रॉपर्टीज है ना कि अब सारे एंगल्स अंदर के 360 नहीं, हाँ, 360 क्वाड्रिलेटरल में डिग्री। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे ABCD हमें ट्रापेजियम प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बस फिगर में ये, बट अगेन इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मुझे अगेन वही सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ EO। अगेन तुम्हारी मर्जी है, मैं तो DC को ही पैरेलल दिखाती हूँ। एक सेकंड मैम मेरे को कंप्लीट करने दो। EO इज पैरेलल टू DC। अब यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल अगेन हम स्टैंडिंग वाला लेंगे, तो क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ADC। अब हम कहेंगे EO इज पैरेलल टू DC, क्यों, कंस्ट्रक्शन में हमने यही किया है। अब BPT लगाओ, देयरफॉर बाय BPT। तो BPT क्या कहता है, दिस अपॉन दिस। तो ये क्या आ जाएगा, AE/ED। और अदर साइड तुम्हें क्या दिख रही है, दिस अपॉन दिस। तो हम लिखेंगे AO/OC। तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1। अब हमें एक चीज गिवन में है उसको मेंशन करेंगे, हम कहेंगे AO
अपॉन बीओ इज इक्वल्स टू ओसी अपॉन ओडी। ये मुझे गिवन है, ठीक है। अगेन हम इनकी पोजीशंस चेंज करेंगे इन दोनों की। तुम कहोगे क्यों? क्योंकि मुझे इससे मैच करना है इसलिए। तो मुझे एओ के नीचे ओसी चाहिए, तो मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी। यहाँ पे नीचे ओसी आ गया, उसके पास बीओ चला गया, ऐसे। अब मैं इसको इक्वेशन 2 कहूंगी। अब तुम देखो फ्रॉम 1 and 2, तो इनका अदर रिमेनिंग साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी। अब ये कौन से ट्राइंगल्स में आ रहे हैं वो देखो। ए ई ये रहा, ई डी ये रहा, और बी ओ ये रहा, ओ डी ये रहा। तो इस ट्राइंगल में, मतलब ये जो मैंने ब्लू लाइन से मार्क करा है, इस ट्राइंगल में कौन सी दो पैरेलल साइड्स दिख रही तुम्हें? एक ईओ और दूसरा ए बी। तो हम लिखेंगे therefore by converse of BPT हम कहेंगे EO is parallel to AB। बट EO किसको पैरेलल है? CD को। हमने DC को, मतलब हमने कंस्ट्रक्शन में दिखाया था। हम कहेंगे therefore AB is parallel to DC and therefore ABCD is trapezium। देखो जैसे इसने कहा ना कि क्वाड्रिलेटरल में एक ही प्रॉपर्टी कि सबका एंगल 360, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं। सेम वे ट्रेपेजियम में भी एक ही प्रॉपर्टी, क्या? कि इसकी जो ऊपर और नीचे की साइड से वो पैरेलल है, और इसलिए इनके कोइंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 आता है। तो अगर कभी भी टीचर कह रही है कि ट्रेपेजियम दिखाओ, तो बेसिकली तुम्हें ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाना है, इसके अलावा कुछ प्रूव नहीं करना है तुम्हें। समझ में आ गया? मैम आपने बस साइड्स को पैरेलल प्रूफ करा है ना? हाँ, ये हो गया। अब मैं ना एक बार फटाफट एग्जांपल्स डिस्कस कर देती हूँ, जिससे हमारा ना बीपीटी तक का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे तुम्हें एडी अपॉन ए बी दिखाना है। तो पहले तुम्हें मेंशन करा गया है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो हम लिखेंगे, अच्छा पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ये कहेंगे हम। अब हमें दिखाना क्या है वो देखो। एडी के नीचे ए बी होना चाहिए, पर ए बी तो है ही नहीं, मतलब ए बी पूरे साइड से आएगा। तो याद रखना है जो हमें चाहिए ना वो, जैसे तुम कहोगे यहीं पे मैम प्लस वन करो। प्लस वन करने से एडी गायब हो जाएगा तुम्हारा। मुझे एडी गायब नहीं करना है, एडी मुझे चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रेसिप्रोकल करो, इसको उल्टा करो। तो बीडी ऊपर आ जाएगा, एडी नीचे आ जाएगा। ईसी ऊपर चला जाएगा, एई नीचे आएगा। अब प्लस वन करो। अब एलसीएम लो, तो ये क्या आएगा? बी डी प्लस ए डी अपॉन ए डी। और यहाँ पे क्या आएगा? ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ए बी आ जाएगा अपॉन ए डी, और यहाँ पे आ जाएगा ए सी अपॉन ए ई। और जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करने से ये क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी। तो हमें जो चाहिए था वो आ गया। तो एक तरीके से ये सेम वही क्वेश्चन है जो तुम्हारा हमने क्वेश्चन नंबर 3 या 4 कर रहा था। अब जो एग्जाम्पल 2 है ना, इट वॉज सेम जो इस साल पेपर में आया है। इस साल 5 मार्कर में ये क्वेश्चन था, तो 1 मार्क तो बीपीटी का स्टेटमेंट लिखना था। और देखो ये रहा, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये रहा। तुम देखो ये एग्जाम्पल 2 है तुम्हारा। एग्जाम्पल 2 में ट्रेपेजियम है, बस इन्होंने ट्रेपेजियम के बजाय क्या कर दिया? ऐसे बना दिया इसको, ये बना दिया, बस इतना ही तो है। और ये 3 लाइन रही, तो सेम क्वेश्चन है, बस उसमें ये है। तो इसमें ना तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि तुम इसको एएफ को ज्वाइन करोगे, ऐसे। ये एएफ को हम ज्वाइन, वो वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम है? फिगर थोड़ी सी चेंज है, हाँ, बट वैसे सेम है, ठीक है। भाई जैसे इसमें ट्रापेजियम है, उसमें ट्रापेजियम के बजाय ये इंटरसेप्ट दिखा दिए ना तुम्हें, कि 3 पैरेलल लाइंस दिखा दी और 2 उसके वो दिखा दिए, ठीक है, ट्रांसवर्सल दिखा दिए। सॉल्विंग सेम है, बस फिगर थोड़ी चेंज है। मतलब एग्जाम्पल 2 जैसा ही क्वेश्चन है ये तुम्हारा। तो इसमें क्या था कि इसमें भी हम ना पहले एसी को ज्वाइन करेंगे। कर दिया हमने एसी ज्वाइन। तो पहले हम ना, हमें पता है ये तीनों आपस में पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी तो हमें दे रखा था क्योंकि ट्रेपेजियम है। और फिर ई एफ इज पैरेलल टू ए बी दे रखा है, ये ई एफ इज पैरेलल टू ए बी हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें एक पॉइंट जी बता दो। अब तुम्हारा पहला ट्राइंगल क्या आएगा? एडीसी आएगा। इसमें कौन सी लाइंस पैरेलल है? EG इज पैरेलल टू AB
ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो इसका मतलब ई जी और डी सी पैरेलल हो गए। अब बीपीटी लगाओ इसमें, तो क्या बीपीटी आएगी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी। ठीक है, फिर दूसरे ट्रायंगल में लगाओ, ये उल्टे ट्रायंगल में ए सी बी में, अगेन तुम्हारी कौन सी लाइंस पैरेलल है, जी एफ इज पैरेलल टू ए बी। अब बीपीटी लगाओ, तो क्या बीपीटी आएगा तुम्हारा, ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। तुम देख रहे हो ये दोनों में ये पार्ट कॉमन है, तो ये जो रिमेनिंग है ये इक्वल हो जाएगा, और वही हमें दिखाना था। तो सेम, बस थोड़ा सा फिगर चेंज है, सेम क्वेश्चन तुम्हारे सेल बोर्ड में आया था। तो ये टफ तो था नहीं, ना ये 4 मार्क के लायक है, फिर भी 4 मार्कर में डाल रखा है उन्होंने। अब क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 जैसा भी क्वेश्चन ना, आई आई थिंक सो 1-2 बार या 2-3 बार बोर्ड्स में आ चुका है ये क्वेश्चन भी। तो याद रखना, ट्राइंगल्स के एग्जांपल्स आर इम्पोर्टेंट, जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है उतने ही इसके एग्जांपल्स भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, तुम्हें दे रखा है कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। पी एस ये रहा, एस क्यू ये रहा, पी टी ये रहा, टी आर ये रहा। तो मेरे ये रेशियोज मुझे इक्वल दे रखे हैं, तो मैं क्या लगाऊंगी, कन्वर्स लगाऊंगी। तो मैं कहूंगी देयरफॉर बाय, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ठीक है, सी बी पी टी, मतलब कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, जो भी इनको लाइन ज्वाइन कर रही है ये पैरेलल बन जाएंगी, तो कौन पैरेलल बनेगी, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर बन जाएगी। ठीक है, अब एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर बन गई। मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना है। तुम सबको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल दो कंडीशन से होते हैं। मेरा ये ट्रायंगल है जैसे ए बी सी, अगर मुझे इसे आइसोसेलेस दिखाना है तो आइदर मैं ए कोई भी दो साइड्स इक्वल दिखा दूंगी, दो साइड इक्वल दिखा दूंगी तो भी आइसोसेलेस है, और अगर मैं इनके बेस एंगल्स इक्वल दिखा दूंगी तो भी आइसोसेलेस है। तो हम यहाँ पे एंगल्स दिखाएंगे इक्वल, मतलब मुझे क्यू और आर इक्वल दिखाना है, जिससे ये आइसोसेलेस बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, मुझे गिवन है कि एंगल एस इज इक्वल्स टू, एंगल एस तो नहीं लिख सकती क्योंकि पार्टीशन है, तो 3 लेटर लिखना पड़ेगा, पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ये मुझे गिवन था। ठीक है, पी क्यू आर, अच्छा हाँ, यार। और मैंने लाइंस पैरेलल दे रखी, तो तुम्हें पता है ना ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स है। कॉरिस्पॉन्डिंग। हाँ, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर है, तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर है। हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये दोनों ही पी एस टी को इक्वल है, तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। तो हम कहेंगे अच्छा बेस एंगल्स इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बस यही प्रूव करना था। वो इंटीरियर से दिखा सकते हैं ये? नहीं, इसमें कंपलसरी करस्पॉन्डिंग ही लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, पी आर क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, और इसका रीजन क्या आएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसा, एंड देयरफॉर पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ गया। तो पहली मतलब पहली इन द सेंस सेकेंड एक्सरसाइज से बिफोर 3 एग्जांपल्स थे, तो मैंने तुम्हारे तीनों ही डिस्कस कर दिए हैं।